Very good morning, +1 student. I am your physics teacher, Mr. Shivchand Sharma. Dear student, today we will discuss a topic that is called radius of gyration. Radius of gyration है क्या है बेसिकली इसके कॉन्सेप्ट, पहले उसको ही पकड़ते हैं। मान लेते हैं बेटा मेरे पास ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये बॉडी है। ये बॉडी क्या कर रही है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे व्हाट रोटेट कर रही है। इस बॉडी का बेटा कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास होगा। मैंने अपनी कन्वीनियंट के लिए ये मान लिया, ये क्या बॉडी का सेंटर ऑफ मास। बॉडी के सेंटर ऑफ मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। बॉडी के किसी भी बॉडी के, जरूरी नहीं है कि मैं ये वाली जो बॉडी ले रहा हूँ, यू मे हैव रिंग, यू मे हैव डिस्क, यू मे हैव रॉड, यू मे हैव इवन अ सॉलिड और हॉलो स्फीयर, इनको तो छोड़ो, यू कैन हैव माई सेल्फ। हर बॉडी के सेंटर ऑफ मास की कोई ना कोई ऐसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोई ना कोई एक ऐसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी जिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बॉडी के सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन के व्हाट होगा, उसके इक्वल होगा। का मतलब किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम नाम दे रहे हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, ये एक ऐसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए बॉडी के सेंटर ऑफ मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बॉडी के खुद अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा। तो मान लेते हैं बेटा कि मेरे पास बॉडी के फर्स्ट पार्टिकल की एक्सिस रोटेशन से डिस्टेंस है r1, सेकेंड पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है r2। इसी तरह से बॉडी के बीच में जो लास्ट वाला पार्टिकल प्रेजेंट होगा कहीं पर, उसकी एक्सिस रोटेशन से डिस्टेंस मान लेते हैं इसे rn। तो बॉडी के कितने पार्टिकल्स ले लिए बेटा हमने, n पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल, इसी तरह से थर्ड, फिफ्थ, इस तरह से लास्ट वाला आ जाएगा। nth पार्टिकल के डिस्टेंस एक्सिस रोटेशन से rn। क्लियर? इसका मतलब ये वाली जो बॉडी है ये बनी हुई है n पार्टिकल से, और डेल्टन थ्योरी बोलते हैं कि हर पार्टिकल किसी भी बॉडी का जो है वो आइडेंटिकल होगा। अगर इस बॉडी के सारे पार्टिकल्स में आइडेंटिकल ले लूँ, हल्का मास स्मॉल m ले लूँ, तो बॉडी का बेटा टोटल मास आ जाएगा m इंटू n। व्हाट आर m? m स्मॉल m, that is mass of each particle of the body, small m small n, that is mass of small n, that is total number of particles present in the body। Therefore बॉडी के सेंटर ऑफ मास का, बॉडी के सेंटर ऑफ मास का इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम नाम दे रहे हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कौन सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो बॉडी के सेंटर ऑफ मास का इस रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m k स्क्वायर। नाउ वी कैन अप्लाई दिस m, capital M, then we will have this ICM equal to mn into k square। Let it be equation number 1। बॉडी के सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे हम, बॉडी के जितने भी कंस्टिट्यूट्स हैं उनका 1 by 1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। मींस सारे पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम ऐड कर देंगे तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। मींस नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बॉडी का इस एक्सिस रोटेशन के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, एंड बॉडी का इस एक्सिस रोटेशन के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन बोलता है कि वो बॉडी के सेंटर ऑफ मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा।
नेक्स्ट स्टेप के बीच में सॉर्ट आउट करते हैं। व्हाट स्टेप? दैट इज बॉडी का अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस सेकेंड पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस लास्ट वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन तो बोलती है कि भाई रेडियस ऑफ गायरेशन बॉडी के सेंटर ऑफ मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक ऐसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी जिसके लिए बॉडी के सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी के अपने खुद मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा। इक्वेट कर दो, ये रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए ही इक्वेशन होल्ड करेगी। तो क्या बन जाएगा? आईसीएम कितना, ये भी हमने सॉल्व किया, mn k स्क्वायर एंड व्हाट अबाउट दिस i, दैट इज m कॉमन ले लेते हैं इस ऊपर वाले स्टेप से, m टाइम्स r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस rn स्क्वायर। क्लियर? तो m बच्चे कैंसिल हो जाएगा यहां से। नाउ यू सॉर्ट आउट द वैल्यू ऑफ दिस k, जिसको हमने नाम दिया है रेडियस ऑफ गायरेशन। So from here capital K that will come out as square root of what? R1 square plus R2 square plus so on plus Rn square over n। अंडर रूट के अंदर जो टर्म है ये ब्रैकेट है क्या है? सारे के सारे पार्टिकल की एक्सिस रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं r1 r2 rn, उन सारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर की एवरेज एंड उसका जो स्क्वायर रूट होगा दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन इज स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द रिजिड बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। Now let us study next part, and that part is geometrical significance of moment of inertia. Sorry, angular momentum. Geometrical significance of angular momentum. What does that means? Angular momentum physically क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्लियर, एंड स्मॉल m मास वाली बॉडी इस xy प्लेन के बीच में z एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। स्मॉल m मास वाला पार्टिकल इस xy प्लेन के बीच में z एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो इस तरह से उसकी रोटेशन पॉसिबल होगी, कैसे? क्लियर? तो स्मॉल t टाइम पर मान लेते हैं पार्टिकल यहां पर प्रेजेंट है, तो ये चीज आ जाएगी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, कौन सा? सी आर वेक्टर, ओ से ए की तरफ एक्ट कराएगा। इसको ओ से ए क्यों लेना, इसको ले लो आप, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं से ए, तो इस पॉइंट को ले लो बी, ठीक, क्योंकि ए एरिया के लिए हम यूज करेंगे। तो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा है बेटा इस जेड एक्सिस के अबाउट। तो स्टार्टिंग में मींस टी टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कितना? आर वेक्टर, मींस पार्टिकल बी पॉइंट पर जब था तो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। थोड़े से टाइम के बाद, क्योंकि पार्टिकल तो रोटेट कर रहे हैं अबाउट दैट एक्सिस, एंड थोड़े से टाइम के बाद पार्टिकल कहां पर पहुंच गया? मान लेते हैं इस सी पॉइंट पर। तो सी पॉइंट पे पार्टिकल जब प्रेजेंट होगा तो उस स्टेज पे पार्टिकल का बेटा हमने पोजीशन वेक्टर ले लिया आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर। नाउ वी विल सॉर्ट आउट और वी विल ट्राई टू सॉर्ट आउट द वैल्यू ऑफ दिस BC वेक्टर। अब देखें बेटा, पार्टिकल टी टाइम पर यहां पर है, टी प्लस dt टाइम पर पहुंच गया पार्टिकल कहां पर? सी पॉइंट पर। इसका मतलब पार्टिकल जो है वो इस ट्रैक से, इस कर्व ट्रैक से बी से सी तक पहुंचने के लिए जो टाइम ले रहा है दैट टाइम इज dt। तो dt टाइम में
पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कितना चेंज होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बी एंड सी पॉइंट को ज्वाइन करवाएंगे। तो बी एंड सी पॉइंट तो बेटा ऑलरेडी ज्वाइंट है। अगर ये dt टाइम बहुत ही नेग्लिजिबल हो, बहुत ही नेग्लिजिबल, तो बेटा ये सी पॉइंट बी के क्लोज लाई करेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस आर्क BC इट विल अप्रोक्सीमेटली प्ले द रोल ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो मैं इस स्ट्रेट लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा, ये आपकी स्ट्रेट लाइन। अब पार्टिकल जब बी से सी जा रहा है तो हमने फाइंड आउट करना है कि पार्टिकल ये कितना डिस्प्लेस होगा बी टू सी। तो बी टू सी जो है फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ dt पॉइंट सी बी के क्लोज लाई करेगा, इसलिए इस BC को हम आर्क की बजाय ले लेंगे एज ए स्ट्रेट लाइन। तो BC वेक्टर की वैल्यू को बेटा फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ये OB वेक्टर एंड BC वेक्टर ये सेम ऑर्डर में है, तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स एडिशन ये वाली जो नियरली एक जो अप्रोक्सीमेट राइट एंगल दिख रही है, इस शेडेड राइट एंगल के बीच में BC वेक्टर की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रॉम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स एडिशन या फिर इन द ट्राइंगल OBC, इस ट्राइंगल में ये वाली जो ट्राइंगल है OBC, OB वेक्टर प्लस this BC vector it is equal to what? It is equal to OC vector. As per diagram, OB vector is R vector plus whatever this is BC vector, OC vector that is R vector plus DR vector. तो ये कैंसिल हो जाएगा and because of that BC vector it will be formed as a DR vector. मैंने कहा कि भाई जब पार्टिकल B से C तक ये dt मीन्स बहुत ही कम टाइम ले रहा हो पहुंचने के लिए, तो ये आर्क BC जो है वो बेटा एक नियरली स्ट्रेट लाइन का रोल प्ले करेगी। मीन्स ये BC जो है वो अप्रोक्सीमेटली एक परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट dt टाइम में जो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल है वो कितना एरिया स्वीप करेगा। तो पोजीशन वेक्टर तो बेटा पार्टिकल का ये BC पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का dt टाइम में कितना डिस्प्लेस हो रहा है, B से C डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक, तो एरिया कितना कंप्लीट करेगा, ये सारे का सारा शेडेड एरिया। तो इसकी वैल्यू को मार्क करते हैं। नाउ एरिया ऑफ दिस राइट एंगल, ये DA वेक्टर ले लिया मैंने, कितनी होगी, बेस 1/2 राइट एंगल है, बेस 1/2 बेस इज व्हाट OB वेक्टर इनटू हाइट इज व्हाट दैट इज BC वेक्टर। तो whatever this is 1/2 OB वेक्टर दैट इज R वेक्टर, BC वेक्टर वी हैव सॉर्टेड DR वेक्टर। अब दोनों साइड dt से डिवाइड कर दो, तो DA वेक्टर ओवर dt इट विल इक्वल टू व्हाट, कितनी वैल्यू आ जाएगी, दिस विल इक्वल टू 1/2 R वेक्टर क्रॉस DR वेक्टर ओवर dt। DR over dt is what? DR over dt that is this velocity vector of the पार्टिकल बोल सकते हैं हम, या फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि जितना पार्टिकल डिस्प्लेस होगा, जिस पेस से पार्टिकल डिस्प्लेस होगा उसी पेस से पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल डिस्प्लेस होगा। तो ये DR वेक्टर ओवर dt, इसको हमने नाम दिया एज V वेक्टर। अब दोनों साइड क्या करो, m से मल्टीप्लाई कर दो मास ऑफ द पार्टिकल से, तो m dA ओवर dt, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस 1/2 R वेक्टर क्रॉस m को बेटा मैं OB से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मास स्केलर है, चाहे यहां मल्टीप्लाई करें, यहां मल्टीप्लाई करें, यहां मल्टीप्लाई करें, इट डजंट मैटर, पर यहां मल्टीप्लाई करने से हमारा मोटिव सर्व हो जाएगा। एंड वो मोटिव क्या है, m इंटू v क्या चीज, दैट इज m इंटू v क्या होती है भाई, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट बना। m इंटू v को क्या बोलते हैं, m इंटू v को बोलते हैं p। तो ये क्या बन गया, R वेक्टर क्रॉस m v दैट इज ए p वेक्टर। दिस इज लीनियर मोमेंटम।
आर क्रॉस पी वेक्टर को क्या नाम देते हैं? क्या होता है भाई संदीप चंद, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस आर क्रॉस पी वेक्टर और क्रॉस पी वेक्टर, दैट इज एंगुलर मोमेंटम, दैट इज एन वेक्टर. In terms of magnitude, you can sort out this result as L is equal to 2mba over dt. So this is geometrical significance or geometrical importance of the angular momentum. Angular momentum basically क्या represent करती है? Angular momentum represent करती है twice the product of mass of the particle and its areal vector. dA vector over dt या dA over dt is what? Areal velocity. Areal velocity क्या कि कितनी स्पीड के साथ एरिया जो है is completed out by the position vector of the particle. Thank you student and have a nice day.